Welcome to this program and this really special show on diabetes and खाना. तो आप सबसे पहले हमें बताएं शुक्ला जी कि when it comes to diabetes का खाना meal planning या diet planning तो क्या है important factors जिसको आपको मद्देनजर करना पड़ता है? You know, what are the actual things on the basis of which you modify meal plans? आशा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अधिकतर जो पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, सबसे पहला विचार जो उनके दिमाग में आता है द मिनट दे गेट डायग्नोस्ड विद डायबिटीज इज कि शायद अब हमारा सारा खाना छूट जाएगा। और सबसे बड़ा फेयर यही होता है कि अगर डायबिटीज है तो अब हम सब कुछ जो हम पसंद करते हैं वो खा नहीं सकते। लेकिन ये सबसे गलत धारणा है, क्योंकि डायबिटीज का खाना कुछ अलग नहीं है। जो आम तौर पे हम सबके लिए हेल्दी है, वही एक पेशेंट जिसको डायबिटीज है उसके लिए भी वही खाना हेल्दी है। जो बेसिक रूल्स होते हैं एक हेल्दी खाने के, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, यानी कि जिसमें कि रेशा होता है, जिसमें छिलका होता है, जिसको हम कहते हैं साबुत अनाज, साबुत दालें, लेग्यूम्स, फल। वही एक पेशेंट जिसको डायबिटीज है उसको भी खाना होता है। रोज सब्जियां जरूर खाएं, कम से कम 5 से 6 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जरूर खानी चाहिए। यही चीजें पेशेंट विद डायबिटीज के लिए भी जरूरी होती है। थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, एक साथ खूब सारा ना खाएं, लंबे समय तक अपने आप को भूखा ना रखें। यही प्रिंसिपल्स हम पेशेंट विद डायबिटीज में भी फॉलो करते हैं। तेल की मात्रा कम रखें, नमक की मात्रा कम रखें, सही तरीके का तेल खाएं, यानी कि ऐसा फैट ना खाएं जिससे कि आपके हार्ट को नुकसान पहुंचे। यही चीजें हम आम आदमी को भी समझाते हैं, और यही चीजें हम पेशेंट जिसको कि डायबिटीज है उसको भी समझाते हैं। तो कोई अलग से अगर आप मुझसे पूछें कि कोई क्या अलग डायबिटिक प्लान होता है, तो नहीं, कोई भी अलग डायबिटिक प्लान नहीं होता। लेकिन एक तरीके से आप ये मान के चलिए, जो जितनी भी स्टडीज हैं, जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, उसमें सब में यही कहा गया है कि 40 to 50% तक आपका खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये नहीं कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। 20 to 25% अच्छा प्रोटीन होना चाहिए। सो जो आटा आजकल खाया जा रहा है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में नहीं आएगा, क्योंकि वो होल व्हीट नहीं है। चाहे कितना भी लिखा जाए कि वो होल व्हीट आटा आपको पैकेट पे मिल जाए, लेबल पे लिखा हो, लेकिन जो आजकल मिलिंग प्रोसेस है, जिस तरीके से आटा बनाया जा रहा है, अधिकतर जो उसका ऊपर का कवर है, यानी कि जो उसकी कवरिंग होती है, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है, जो फाइबर होता है, वो सारा का सारा हटा दिया जाता है, जिसको हम ब्रैन कहते हैं, चोकर कहते हैं। तो एक्चुअली अगर आप होल व्हीट खाना चाहते हैं तो या तो खुद आटा पिसवाएं या ब्रांड अलग से उसमें ऐड करें, तो हम कह सकते हैं कि होल व्हीट आटा हम खा रहे हैं। ठीक है, यस, मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, खाने चाहिए, और आजकल सारे मिलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं और लोग खा भी रहे हैं। हम कह सकते हैं हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट थी, जहां हम मिलेट्स खाते थे, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थे। लेग्यूम्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, होल पल्सेस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रूट्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कई सारी वेजिटेबल्स हैं तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शुक्ला, अभी हम डॉक्टर से जब बात कर रहे थे, ही वाज सेइंग दैट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, जैसे अगर क्रोन्स डिजीज है, या आपने खुद अभी बोला कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है, राइट, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन पॉइंट्स? तो अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक लाइट इस पे थ्रो करें, मे बी किडनी प्रॉब्लम, सो कोमॉर्बिडिटीज के लिए, पेशेंट्स के लिए आप हाउ डू यू मॉडिफाई योर डाइट? सबसे पहले आशा जी, जब हम कोमॉर्बिडिटीज की बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। जब हम प्रिवेंशन ऑफ कोमॉर्बिडिटीज करते हैं तो अगर हम ब्लड प्रेशर ठीक रखें, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल कम रखें, वजन कम रखें, तो हम सारी ही कोमॉर्बिडिटीज ऑफ डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। सो जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करना है, हमारे को A1C विच इज A, ब्लड प्रेशर विच इज B, एंड C विच इज कोलेस्ट्रॉल, तो A B C तीनों कंट्रोल करने हैं। दीज आर पार्टनर्स इन क्राइम, राइट। सो ABC ऑफ डायबिटीज अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आप सारी ही कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को दूर रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में साथ आपको वजन जरूर कंट्रोल रखना है और फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। तो इसकी ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज हैं उससे काफी हद तक अपने आप को दूर रख सकते हैं। ठीक है, जब कोई कॉम्प्लिकेशन आती है,
अब हार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो हार्ट की कॉम्प्लिकेशन जब आती है तो हमारे को प्रिंसिपल्स डाइट के बहुत ज्यादा नहीं बदलते हैं, क्योंकि हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस में हमारे को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोडियम कम खाएं। इंडियन डाइट्स में सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा होता है। जो रिकमेंडेड है वो 1 टीस्पून से भी कम है, जो हमारा सॉल्ट इंटेक है, जिसमें सोडियम जो 1 टीस्पून में होता है वो 2300 मिलीग्राम्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जो सॉल्ट इंटेक खाते हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं। चाहे आप, कुछ लोग कोशिश करते हैं डिफरेंट सॉल्ट्स खाने की, बट सोडियम हर एक सॉल्ट में लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो हमारे को टोटल सोडियम इंटेक यानी कि टोटल सॉल्ट इंटेक कम करने की जरूरत है। और सिर्फ सामने जो नमक दिख रहा है वही नहीं, हमें बात ये भी देखनी है कि हम हिडन सोडियम जो होता है वो ना लें। हिडन सोडियम किस किस में होगा? जितनी भी आपकी चीजें जैसे प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें होंगी, जैसे सॉसेज हैं, पिकल्स है, आपके जिनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, रेडी टू ईट फूड होते हैं, चिप्स होते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, नमकीन्स हैं, इन सब में हिडन सोडियम होता है जो हम भूल जाते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये हमारे को टोटलिटी में कम करना पड़ता है। दूसरी चीज, हमारे को सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स कम खाने पड़ते हैं जब हम हेल्दी हार्ट डाइट की बात करते हैं। तो ये सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे बटर है, मलाई है, देसी घी है। तो जितने भी फैट्स आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है वो हमें कम करने पड़ते हैं। और जो हमारे को कम करना है वो है ट्रांस फैट। नाउ ट्रांस फैट कौन से फैट्स हैं? ट्रांस फैट्स होते हैं जो आपके पैकेज फूड में होते हैं, जहां पे भी आप लेबल में पढ़े पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट्स, या वो खाने में होते हैं जिनको बार बार तला गया हो, जैसे आपके हमारे समोसे हो गए, चिप्स हो गए। सो इनमें ट्रांस फैट्स होते हैं और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत खराब होते हैं। और हेल्दी हार्ट के लिए हमारे को स्मोकिंग हटानी पड़ती है, अल्कोहल हटानी पड़ती है। ठीक है, सो जब होल ग्रेन्स खाने पड़ते हैं, फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, वेजिटेबल्स। सो प्रिंसिपल्स हेल्दी हार्ट डाइट के बहुत फर्क नहीं है अगर हम डायबिटीज की भी डाइट प्लान कर रहे हो या एक हेल्दी हार्ट की डाइट प्लान कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, जिसको हम कहते हैं थोड़ा आज से थोड़ा कम, नमक कम, तेल कम, और व्यायाम ज्यादा और चीनी कम। सो आज से थोड़ा कम, थोड़ा नमक कम, थोड़ा तेल कम और थोड़ी सी चीनी कम, पर व्यायाम ज्यादा। In fact, increasingly even cardiologists or recently हम एक cardiologist से बात, I mean we've been speaking to many cardiologists, but recently there's somebody who said, which made the world of a difference to my understanding. In fact, अब cardiologists salt से ज़्यादा sugar के बारे में propagate कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं खानी चाहिए if you can avoid sugars. That was the one thing. And इन्हीं ने एक और बहुत interesting चीज़ बोली, which is the rule of the thumb literally. He said कि आप बहुत सारे सब्जियां खाएं, आप फ्रूट्स मॉडरेशन में खाएं, और आप नट्स उससे भी थोड़ा कम खाएं, बट नट्स खाएं. Would you agree with him for diabetes as well? जी, नट्स का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है डायबिटीज में भी और हार्ट में भी, बिकॉज नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। नट्स में प्रोटीन भी होता है, एंड कई स्टडीज में देखा गया है जो लोग रोज आमंड्स, पिस्ता या वॉलनट्स खा रहे हैं उनमें हार्ट कॉम्प्लिकेशंस कम देखी गई हैं। डायबिटीज कंट्रोल में भी देखा गया है, जब हम जो इवनिंग स्नैक्स होते हैं जहाँ पे लोग बिस्किट्स खा रहे हैं या नमकीन खा रहे हैं, उसको हम जब नट से सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल बेटर देखा गया है। तो definitely nuts are a better snacking option in people with diabetes and heart also, and they're very nourishing also. So nuts definitely is a very good option for patients with diabetes and also heart patients. Kidney patients में nuts कभी-कभी हम लोगों को restrict करने पड़ते हैं phosphorus content and इन सब चीजों के लिए। तो किडनी पेशेंट्स में आप अपने डॉक्टर से पूछ के और डाइटिशियन से पूछ के ही नट्स खाएं। आप ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि किडनी पेशेंट्स के लिए क्या करना पड़ता है, राइट? किडनी पेशेंट्स के लिए अगेन ब्लड प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल, सो सोडियम रिस्ट्रिक्शन होती है। किडनी पेशेंट्स के लिए हमें पोटेशियम भी देखना पड़ता है पेशेंट्स का, तो कभी कभी हम पोटेशियम रिच फ्रूट्स भी और फूड्स भी रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। पोटेशियम में बनाना आ जाता है, पोटैटो आ जाता है, कई सारी वेजिटेबल्स भी होती हैं, तो वो हमारे को जब तक पेशेंट का पोटेशियम वैल्यू नहीं पता हो हम
उसके बारे में थोड़ा सा हमें जागरूक रहना पड़ता है। किडनी के पेशेंट्स में अधिकतर ये देखा गया है कि जैसे ही उनको पता चलता है कि किडनी का थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन शुरू कर देते हैं। ये एक गलत धारणा है। जब तक कि आप एक्सेस प्रोटीन ना खा रहे हैं, जो कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें हम अधिकतर नहीं देखते, जो और खासकर कि वेजिटेरियंस में तो बिल्कुल भी नहीं देखते कि वो एक्सेस प्रोटीन ले रहे हैं। जो एक नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट पेशेंट की होती है वो 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट होती है। इतना प्रोटीन शायद इंडियंस हम लोग नहीं खाते, बल्कि कम ही खाते हैं। उसके बाद अगर वो और प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो नुकसान ही करेगा, वो फायदा नहीं करता। तो अगर किडनी पेशेंट है भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वो कितना प्रोटीन खा रहा है वो कैलकुलेट किया जाए, और अगर एक्सेस खा रहे हैं सिर्फ तब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और इंडियन पॉपुलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया कि वो प्रोटीन एक्सेस खा रहे हो, और मैंने आज तक अपने करियर में तो कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन नहीं किया अगर किसी को किडनी इशू डायबिटीज में हुआ है तो। भारत में हम किसी भी फैमिली में ये नहीं देखते कि वो दिन में 3 या 4 बार नॉनवेज खा रहे हो। अगर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं भी तो वो नॉनवेज कुछ ऐसे खाते हैं जैसे हफ्ते में 2 बार खा लिया, या जो फिर भी अगर कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो दिन में 1 बार नॉनवेज खा लेगी, लेकिन तीनों टाइम नॉनवेज खाना ऐसा कम ही देखा जाता है। While you've spoken about kidney and you've spoken about heart patients, तो अगर आप थोड़ा इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट के बारे में भी कुछ जनरल गाइडलाइंस दें, शुड इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव? एक तो टाइप 1 है पेशेंट, उसके लिए आई एम श्योर देयर बी अ सेपरेट मीट प्लान फॉर द यंग चिल्ड्रन, और फिर टाइप 2 हु गेट ऑन टू इंसुलिन। सो इन दोनों के बारे में भी इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। सी आशा जी, जो हम इंसुलिन डिपेंडेंट की बात करते हैं तो पहले तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं। जो टाइप 1 पेशेंट्स होते हैं, जिस तरीके की डायबिटीज की हम बात करें, वो हम बच्चों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप 1, जिन बच्चों में इंसुलिन की कमी होती है और वो इंसुलिन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, उनको इंसुलिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चे दिन में कई बार 3 से 5 बारी तक इंसुलिन लगाते हैं। कईयों को 3 बारी की जरूरत होती है, कईयों को 4 बारी और कईयों को 5 बारी भी लगानी पड़ जाती है। ऐसे बच्चों के लिए जो खाने पीने का होता है वो हेल्दी डाइट बेसिकली, बस इंसुलिन के अकॉर्डिंगली खाने को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ऐसा मैं कहूं कि बिल्कुल कोई चीज ना खाएं, सिर्फ इतना ही करना है कि जैसे नॉर्मल बच्चों को अनहेल्दी चीजों से दूर रखा जाता है, वैसे ही इन बच्चों को भी जो मेजर चीजें अनहेल्दी होती है वो मना की जाती है। ठीक है, लेकिन हम इनमें किसी भी इस तरीके की डाइट कि हम उनका कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, प्रोटीन बढ़ा दें या फैट बढ़ा दें, ऐसी डाइट्स हम नहीं रिकमेंड करते। दे हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट दे ईट, बिकॉज ये ग्रोइंग ईयर्स होते हैं। इसमें एक्सेसिव डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं करते, पर हम उनको माइंडफुल ईटिंग जरूर समझाते हैं। ये बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक डाइट होती है, अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर इंसुलिन, according to their physical activity, according to how their body reacts to food. जो टाइप 2 होते हैं वो टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट हम नहीं, क्योंकि उनकी दवाइयां चल रही होती हैं साथ में। उनके लिए जरूरी ये होता है कि वजन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, बिकॉज इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, ये धारणा कभी कभी टाइप 2 में देखी गई है कि अब मैं इंसुलिन लगा रहे हैं तो हम खा सकते हैं, तो हमने ज्यादा खा लिया तो थोड़ा ज्यादा इंसुलिन लगा लिया। तो इस चीज को बिल्कुल रोकना पड़ता है। इस चीज में हमें बात भी करनी पड़ती है पेशेंट से कि कभी ऐसा ना करें कि क्योंकि हम ज्यादा खा रहे हैं तो हम ज्यादा इंसुलिन लगा रहे हैं। जो हमारे को बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं टाइप 2 डायबिटीज में विद इंसुलिन इज फिजिकल एक्टिविटी। खाना बहुत ज्यादा नहीं बदलते, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उनका जो खाना है वो नियमित तौर पर हो, फिक्स टाइमिंग्स पर हो, कंसिस्टेंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो। ये ना हो कि आज हमने बिल्कुल खाली प्रोटीन खाया, आज पूरा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, बिकॉज उससे फिर इंसुलिन गड़बड़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंसी हो, फाइबर खा रहे हो अच्छे से हर मील में, खाना मिस ना करें ताकि लो शुगर्स ना हो, और ऐसा कभी ना करें कि
एक्सेस खा रहे हो और एक्सेस इंसुलिन उस खाने को कवर करने के लिए लगाएं, बिकॉज उससे वजन बढ़ जाएगा। ओके, अगर आप इफ यू कैन थ्रो लाइट ऑन, एंड सवाल बहुत है मेरे, श्रुता, एंड यू आंसरिंग देम सो ब्यूटिफुली। 2 सवाल बनते हैं, पहले पे ही फोकस कर लेते हैं, व्हिच इज ऑन डाइट्स, राइट? अभी डॉक्टर जी ने बताया हमें, डॉक्टर मित्तल ने, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड डाइट, बट कीटो अच्छी नहीं है। और आपने भी अभी बात की थोड़ी फैट्स के बारे में, तो उस पे आप थोड़ा कंपैरिजन एंड व्हाई डू यू थिंक कीटो इज नॉट अ गुड डाइट, इस पे अगर आप थोड़ा हमें समझाएं। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो, एंड समथिंग रिलेटेड टू दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ड्रॉप नहीं करते, बिकॉज आप इतने घंटे तक you're fasting, so help me understand this. इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे कल्चर में नई नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे कल्चर में बहुत पुरानी है। फास्टिंग इटसेल्फ इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन आवर कल्चर। इंटरमिटेंट फास्टिंग इन पीपल विद डायबिटीज इज नॉट फॉर एवरीबडी। अगर आप ऐसी दवाइयों पर हैं जो कि लो शुगर्स नहीं करती, तो आप इजीली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, और आपका वजन ज्यादा है तो उससे वजन कम भी कर सकते हैं। उसके काफी फायदे भी होते हैं, एंड साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से काफी फायदे होते हैं। लेकिन अगर आपकी दवाइयों में ऐसी दवाइयां हैं जिससे आप लो शुगर्स यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पर हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। दूसरी क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है कीटो डाइट्स, और क्यों डॉक्टर मित्तल को लगता है कि कीटो डाइट्स सही नहीं है, राइट? सो अगेन कीटो डाइट्स का एक शॉर्ट टर्म डाइट है कीटो डाइट, एंड कीटो डाइट बेसिकली हमें पहले ये समझना चाहिए कि है क्या। सो कीटो डाइट बेसिकली एक हाई फैट डाइट है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, यानी कि इतना लो कि आप 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कम खाएंगे उसमें। और अगर आपको मैं अंदाजा दूं तो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, आप मान के चलिए एक बड़े केले में, हमारे छोटे केले में 15 ग्राम होता है, बड़े केले में 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो आप सोचिए 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना ही होता है, और वो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी आपको किससे लेना है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से, जैसे ब्रोकली हो गया, ठीक है, बीन्स हो गया, ऐसी सब्जियों से आपको वो कार्बोहाइड्रेट अलाउड है कीटो डाइट। तो एक तो कीटो डाइट थोड़ी डिफिकल्ट होती है, दूसरा उसमें हाई फैट है और मॉडरेट प्रोटीन है। सो हर एक कोई नहीं कर पाता कीटो डाइट, और ऐसे पेशेंट्स जिनको कि लो शुगर्स का चांसेस है, उनको नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके साथ कीटोजेनिक डाइट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, या अगर आप डायबिटीज कीटो एसिडोसिस के रिस्क पर हैं तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कीटोजेनिक डाइट्स क्योंकि हाई फैट होती है और लो कार्बोहाइड्रेट होती है, और उसमें आप की बॉडी कीटोन्स यूज कर रही होती है फॉर गिविंग यू एनर्जी, कई बार देखा गया है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से किडनी स्टोन्स के चांसेस होते हैं। लॉन्ग टर्म में उसका हार्ट पे क्या इफेक्ट है, आपकी किडनीज पे क्या इफेक्ट है कीटोजेनिक डाइट का, ये अभी पढ़ा जा रहा है, ठीक है। टाइप 1 में कीटोजेनिक डाइट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, गाइडलाइंस में भी कह दिया है कि बच्चों में कीटोजेनिक डाइट्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टाइप 2 में अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हैं और आप एक शॉर्ट टर्म वेट लॉस करना चाहते हैं, दवाइयां नहीं है, और थोड़ा सा वजन कम करना चाहते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका साइड इफेक्ट्स और वो लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, ये अभी तक डाउटफुल है, ठीक है। कुछ 5-6 किलो एकदम से आपको कम करने हैं, आप कर लीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो आप एक शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, वो आप आगे वेट उसको मेंटेन करने में हमेशा स्ट्रगल करेंगे। सो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हमेशा सोचना चाहिए कि ये मैं आगे मेंटेन कैसे करेंगे। वेट लॉस तो हम कर लेंगे, लेकिन जब तक हम अपना बिहेवियर टुवर्ड्स फूड नहीं चेंज करेंगे, तब तक वो वेट लॉस कभी भी मेंटेन नहीं होगा। तो we have to change the relationship with the food, we have to change our behavior towards food, the way we look towards food. जब हम वो change कर लेंगे, then I don't think we would need any kind of fat diet to lose weight. Really brilliantly explained, Shubda. आपने अपना स्टैंस काफी क्लियरली स्टेट कर दिया. That's very well put, in fact. तो एक और डॉक्टर मित्तल ने अभी कॉन्वर्सेशन में बोला कि नेचुरल शुगर होती है
बहुत सारे चीज़ों में, इनफैक्ट ही पॉइंटेड आउट सेइंग दाल, रोटी, आटा में भी होती है। कैन यू एक्चुअली गिव अस द स्पेसिफिक्स अबाउट इट? हम कितना चिंता करें इसको लेकर? जो डॉक्टर मित्तल कॉन्सेप्ट सामने लाने की कोशिश कर रहे थे वो ये थी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम खा सकते हैं, अल्टीमेटली वो भी शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं, वो भी ग्लूकोज ही बनाते हैं, लेकिन जो उनसे शुगर बनता है वो थोड़ा डिलेड बनता है, उससे शुगर के स्पाइक्स नहीं आते। तो जब शुगर के स्पाइक्स नहीं आते तो इंसुलिन स्पाइक्स नहीं आते, और उससे हमारा वजन उतनी जल्दी नहीं बढ़ता और उससे हमारा शुगर उतनी जल्दी नहीं बढ़ता। लेकिन जो जो शुगर आपको, जो सुक्रोज ऐसे ही मिलती है, जो टेबल शुगर मिलती है, उसको खाने से एकदम से शुगर का स्पाइक आता है और उससे इंसुलिन का स्पाइक आता है और उससे फिर वजन बढ़ता है, राइट? वजन बढ़ेगा तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ेंगे, और डायबिटीज अगर आपको है तो आपका कंट्रोल और खराब हो जाएगा। दूसरी चीज जो सर बताने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि सिर्फ विजिबल शुगर से ना बचे, हिडन शुगर से भी बचे। हिडन शुगर से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिडन सोडियम भी होता है, उसी तरह से हिडन शुगर्स भी चीजों में होता है। जैसे कि आपके ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, नो एडेड शुगर लिखा हुआ है लेकिन उसमें शुगर होगा, क्योंकि उसमें या तो कोई कंसंट्रेटेड जूस डब से उसको मिठास लाई हुई होगी, या आपके जो जूसेस होते हैं उसमें हिडन शुगर होगा, या आपके जो प्रोसेस जैम्स होंगे उसमें हिडन शुगर होगा, या फिर कभी कभी शुगर का नाम ही बदला हुआ होगा, उसमें शुगर नहीं लिखा होगा, उसमें माल्टोस लिखा होगा, उसमें केन शुगर लिखा होगा, उसमें ब्राउन शुगर लिखा होगा, उसमें पाम शुगर लिखा होगा, कोकोनट शुगर लिखा होगा। तो उससे पेशेंट को नहीं समझ में आता कि इसमें शुगर है, राइट? पेशेंट शुगर फ्री की चाय ले रहा होता है, शुगर फ्री डाल के चाय ले रहा होता है, लेकिन उसके साथ में बिस्किट खा रहा होता है सोच के कि मैं तो नहीं कुछ ले रहा, या रस्क ले रहा होता है सोच के कि इसमें तो शुगर नहीं ले रहा, पर रस्क में हिडन शुगर है, राइट? या जैसे सर बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैदा भी शुगर की तरह काम करता है, तो अब हमने ले तो लिया शुगर फ्री या लो शुगर बिस्किट, लेकिन बना तो वो मैदे से है ना, तो वो उतना ही शुगर राइज लाएगा जितना कि शुगर लाएगा। तो बेसिकली हम जब किसी चीज का फूड का कन्वर्जन इनटू शुगर लेते हैं, तो जो उसका बेंचमार्क लेते हैं वो ब्रेड से लेते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि खाना कितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो हम बेंचमार्क लेते हैं वो ब्रेड से लेते हैं, और उसको हम 70, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है, राइट? तो यानी कि मैदा जो है, ब्रेड जो है, वो एज बैड एज शुगर है। तो यही चीज वो सर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ चीनी ही नहीं गलत है, मैदा भी उतना ही खराब है, जूस भी उतना ही खराब है, बिस्किट भी उतने ही खराब है। तो रिफाइंड चीजों से बचे। तो बट श्योरली इन मॉडरेशन अलाउड है ना? डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर तो आप अपनी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, और आपका A1C बिल्कुल ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, राइट? क्योंकि आप उसको बर्न आउट कर रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल्स ठीक है, तो ठीक है, आप मॉडरेशन में जरूर लीजिए। और मॉडरेशन वर्ड को समझे भी कि मॉडरेशन होता क्या है, राइट? मैंने आज समोसा खा लिया मॉडरेशन में, कल मैंने रस्क खा लिया, एक दिन पहले मैंने चाट पकौड़ी खा लिया मॉडरेशन में, इसको फिर हम मॉडरेशन नहीं बोलेंगे। हाँ, वीक में एक बार हमने अपनी पसंद की चीज खा ली, हम उसको मॉडरेशन बोलेंगे। लेकिन रोज हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो कि हमारी सेहत को नुकसान दे रहा है, तो वो एड ऑन इफेक्ट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी शुगर हाई है तो हम पहले शुगर को ठीक करेंगे, फिर ये सब चीजों को मॉडरेशन में लेने की बात करेंगे। सो अ लॉट डिपेंड्स कि आपकी शुगर कैसी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। सो जैसे हम कहते हैं ना कि रिजल्ट कैसा है, आप पढ़े कि ना पढ़े, कितने घंटे पढ़े वो मायने नहीं रखता, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। सो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी डायबिटीज को, आप सिर्फ एक्सरसाइज से कर रहे हैं, आप दवाइयां खा के कर रहे हैं, आप इंसुलिन कर रहे हैं, लगा के कर रहे हैं, वो सब ठीक है, इनमें से कोई तरीका गलत या सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दवाइयां खा लिया तो आप फेल हो रहे हैं, या आप सिर्फ लाइफस्टाइल से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जीत गए हैं, या आपको इंसुलिन लगानी पड़ गई तो कुछ गलत हो गया, नहीं।
फिगर्स ठीक आनी चाहिए, आपका A1C ठीक होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल ठीक होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, आप रेगुलर विजिट करने चाहिए डॉक्टर से, आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जा रहे हो तो सब ठीक है। फिर आप चीजों को लाइफ में मॉडरेटली एंजॉय कर रहे हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा रखना से आप भी हैप्पी रहेंगे, बल्कि पॉजिटिव रहेंगे और डायबिटीज जीत पाएंगे, आप डायबिटीज को जीत पाएंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि है, आपने अभी बोला कि रस्क और बिस्किट्स मे नॉट बी द बेस्ट स्नैकिंग फूड टू ईट। तो आपकी राय में फिर हम खाएं तो क्या खाएं या नहीं खाएं? देखिए, एक स्नैक का ऑप्शन हमने पहले ही डिस्कस किया था कि नट्स बहुत अच्छे स्नैकिंग ऑप्शन है। दूसरा, आजकल बहुत फैशन है सीड्स खाने का, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, हमारा अपना फॉक्स नट्स, रोस्टेड मखाना जिसको हम कहते हैं, वो खा सकते हैं। भुना चना है, चना जोर गरम है, आजकल बहुत सारे रोस्टेड चीजें मिलती हैं, जैसे रोस्टेड बाजरा मिलता है, रोस्टेड ज्वार मिलता है, रोस्टेड सोया नट्स मिलते हैं। ये सब चीजें हैं जो हम खा सकते हैं एज स्नैक्स। एंड पनीर का भी कुछ बना सकते हैं, सोया ग्रैन्यूल्स का भी कुछ बना सकते हैं। पहले हमें याद है घरों में शाम में बेसन का चीला बना करता था, वो भी स्नैकिंग ऑप्शन अच्छा है, छोटे छोटे चीले बनाए जा सकते हैं, बेसन का ढोकला बनाया जा सकता है, मूंग दाल इडलीज बनाई जा सकती है। सो जो मिड डे के स्नैक्स हैं, जो मिड मॉर्निंग के स्नैक्स हैं, कोशिश करें कि वो थोड़े प्रोटीन ओरिएंटेड हो, फाइबर ओरिएंटेड हो, रेशा हो, प्रोटीन हो, बनिस्बत की वो कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट लोडेड हो। क्योंकि हमारे मेन मील्स में तो एज इंडियंस हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते ही खाते हैं, हमारा सीरियल बेस ज्यादा होता ही होता है। तो कम से कम मिड मील्स में हम प्रोटीन खाएं। तो जो नॉनवेज खा सकते हैं वो एग जरूर खा लें, मिड डेज में, इवनिंग में खा लें, तो उससे प्रोटीन भी ठीक रहेगा और शुगर्स। Okay. हम बात इतनी कर रहे हैं खाने की, ओके, एंड यू आर वेरी वेल अट्यून्ड, आप काफी अप टू डेट हैं विद ऑल द साइंटिफिक रिसर्च। एक बहुत गंभीर सवाल है जो मुझे बहुत सता रहा है, विच इज देयर एनी माइंड बॉडी मेडिसिन या एक्सरसाइज दैट वन कुड फॉलो टू गेट रिड ऑफ क्रेविंग्स? क्योंकि जब ये मन ललचाता है ना तो फिर रहा ना जाता, यू नो, देयर इज अ फेमस कैंपेन। सी द क्रेविंग्स, जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 3 थिंग्स: क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम। If you are eating food on time and you are eating the right quality of food, you will eat the right quantity and you will never have cravings. हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना टाइम से नहीं खाते, उसकी वजह से हम क्रेव करते हैं फूड को, क्योंकि भूख लगती है, विच इज ओके, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया तो हमें भूख लगेगी। अब क्योंकि हमने खाना नहीं खाया और हमें भूख लग रही है, तो हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। क्योंकि जब आपको भूख लगी है, फिर तो आपके सामने जो आएगा आप खाएंगे। लेकिन अगर आपका डिसिप्लिन है ऑन टाइमिंग, आप टाइम से खाना खा रहे हैं, तो आपको टाइम पे ही भूख लगा करेगी। इट्स अ रिदम ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो टाइम पे भूख लगेगी एंड ऑटोमेटिकली आपकी एपेटाइट कंट्रोल रहेगी, बिकॉज आफ्टर 3 to 4 आवर्स आपने फिर खाना है। और क्योंकि आप बीच में नहीं खा रहे हैं या टाइम टू टाइम भूख लग रही है, तो आपकी ऑटोमेटिकली क्वांटिटी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आप पूरा पेट भर के खा रहे हैं, तो आपको कभी ऐसी टेम्पटेशन नहीं होगी, ऐसे हंगर पैन्स नहीं होंगे, तो क्वालिटी अपने आप कंट्रोल रहेगी। यू विल नेवर, मतलब आपको अगर भूख ना लगी हो तो आपके सामने आपकी फेवरेट चीज भी रख दी जाए तो शायद आप कंट्रोल कर लें, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप कुछ भी करके नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर तो कंट्रोल इज इम्पॉसिबल। सो ये जो डिसिप्लिन है ऑफ टाइम, ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। So what according to you, Shubda, and इस स्टेज पे I must ask you, are you intermittent fasting पे आप ज्यादा नंबर देंगे डाइटिंग पे, कि आप 6 frequent meals a day पे ज्यादा lean? It's person dependent, it's very person dependent। for some people जो कि फास्ट कर पाते हैं, जिनको कि 2 meals सूट करते हैं, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट कर जाती है। कुछ लोग एक टाइम पे ज्यादा नहीं खा पाते हैं, उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील सूट कर जाते हैं।
कुछ लोग जिनका की काम ऐसा है जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स फॉलो नहीं कर सकते, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सूट कर जाती है। कुछ लोग जो नॉन वेज बहुत पसंद करते हैं, जो हाई फैट खा पाते हैं, उनको कीटो भी सूट कर जाती है, बट दे हैव टू बी इन द राइट, दे हैव टू बी राइट कैंडिडेट फॉर कीटो. Okay, so one has to choose the right candidate for the right kind of diet. So basically all diets work. It's just that you have to work on the diet. All diets will work because all diets will ultimately lead to calorie restriction. ठीक है? वो ऑटोमेटिकली हो जाता है बिकॉज आप किसी भी डाइट में कोई ना कोई चीज एलिमिनेट करते हैं, या तो एक टाइम का खाना एलिमिनेट कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रेन एलिमिनेट कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं तो वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है जो शायद आपको पता ही नहीं चल रहा. इंटरमिटेंट फास्टिंग लोगों को ज्यादा इसलिए सूट करती है बिकॉज उसमें वो जो कहा जाता है कि 8 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे आप जो भी चाहें खाएं, वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर जाती है. लेकिन जब आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से बात करते हैं तो वो इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कराते कि जो भी चाहे खाएं, बिकॉज क्वालिटी ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो उन 6 घंटों में या 8 घंटों में आपको वो खिलाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो. तो जब आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, देन एक्चुअली योर बॉडी गेट्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. इसी तरीके से कीटो डाइट भी अगर कोई पेशेंट करना चाहता है तो माय एडवाइस इज to do it under a registered dietitian, and that's very important. Otherwise you don't know, otherwise you will end up eating a lot of saturated fat, a lot of fats which will cause a lot of harm to your body, right, and may cause some unwanted medical conditions in your body, right? So and small frequent meals is a simple diet to follow, which we have been following and which has been effective for so many years, and uska koi nuksan nahi hai. So a balanced diet, which is high in fiber, small frequent meals, lots of fruits and vegetables will always be working well. So that is no fat diet. That is a regular, good, healthy meal diet, balanced diet. You've explained things really beautifully. एक मुझे सवाल है, which is कि salt आपने sodium intake low रखो, मतलब नमक का intake कम रखो. तो in a day, how much salt can we eat? So salt बेसिकली हम क्यों कम करने को कहते हैं, बिकॉज सॉल्ट आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है. अगर हम सॉल्ट ज्यादा खाते हैं तो वाटर रिटेंशन, ब्लड प्रेशर, ऐसी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है. इंडियन सॉल्ट वैसे ही ज्यादा खाते हैं. एक तो हम सब्जियों में ज्यादा नमक डालते हैं, हमें थोड़ा चटकदार खाना और मसालेदार खाना पसंद है. दूसरा, हम लोग उसके साथ में बहुत चीजें ऐसी खाते हैं जिसमें नमक ज्यादा होता है. जैसे खाने के साथ में हम लोग पापड़, अचार, चटनी, सॉसेस, ये सब खाना पसंद करते हैं. हमारे स्नैक्स में भी नमक बहुत ज्यादा होता है, जैसे नमकीन है, बिस्किट है, नमक पारे, मट्ठी, ये सब जो चीजें हैं इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है. तो अगर हम नमक कम करने की बात करें तो जो रिकमेंडेड सॉल्ट इंटेक है वो 1 चम्मच से कम. ठीक है, Per meal per day? पर डे. पर डे. तो हाउ विल आई मेजर कि मैंने 1 चम्मच लिया है? तो उसको जब हमें एक्चुअली करना पड़ता है तो हम कई तरीके होते हैं. एक तो 5 ग्राम्स के सॉल्ट के पैकेट्स भी आते हैं पेशेंट्स के लिए, 3 ग्राम के और 1 ग्राम के सॉल्ट के पैकेट्स भी आते हैं. दूसरी चीज, अगर हमारे को नॉर्मल हाउस होल्ड में कम करने की बात करें तो हम सबसे पहले छोटे छोटे तरीके बताते हैं. हम सबसे पहले ये बोलते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, यानी कि टेबल सॉल्ट जो आप टेबल के ऊपर रखते हैं वो किसी भी चीज में नहीं डालेंगे. जैसे रायते में नहीं डालेंगे, सलाद में नहीं डालेंगे, सब्जी में जितना नमक है उतना ही रहेगा, ऊपर से नमक नहीं डालेंगे. ठीक है. उसके बाद हम ऐसी चीजें बंद करते हैं जैसे अचार है, पापड़ है, चटनियां हैं, ये हम बंद करते हैं, और सॉस वगैरह बंद करते हैं. फिर चीज है, बटर है जिसमें हिडन सोडियम होता है, जो सॉल्टेड बटर्स होते हैं, ये बंद करने पड़ते हैं अगर हमें नमक कम करना है. उसके बाद हम खाने के नमक पर आते हैं, क्योंकि खाने का नमक खाने में स्वाद आता है और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बाद में कम करते हैं. पहले ये जो लेसेस और फ्रिल्स हैं डाइट के, ये हटाए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि अगर आपके खाने में नमक ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो 1 चम्मच लीजिए, उसको पूरा लेवल तक भरिए और उसमें से थोड़ा सा पार्ट हटा दीजिए, उसकी पुड़िया बना के रख लीजिए. वो 1 पर्सन की रिक्वायरमेंट है.
जैसे आपके परिवार में अगर 2 लोग हैं तो ऐसी 2 पुड़िया बना लीजिए और पूरे दिन में खाने में वही इस्तेमाल होगा, ठीक है? जितनी भी सब्जियाँ बन रही हैं। तो 2-3 दिन अगर आप खाना ऐसी पुड़िया बना के बनाएँगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा स्वाद का कि नमक कितना जाना है सब खाने में। फिर ज़रूरत नहीं पड़ती 1-2 दिन के बाद। और अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या हार्ट पेशेंट है जिसको बहुत ही नमक कम करने को कहा गया है, तो उसको हम 3 ग्राम सॉल्ट से कम बोलते हैं। तो उसको आधा चौथाई से थोड़ा-सा नमक और हटाने को बोल देते हैं चम्मच से। तो फिर और नमक कम हो जाता है। Okay, this is डिपेंड really करता है। easily, yeah, really well explained. तो आप और आपके जो peers होंगे, I'm sure you're very hated for a short time by all your patients. But long term, आप काफी blessings पाते होंगे ना, because when you can fit into your old genes. आशा जी, frankly speaking, we are not hated by patients. बिकॉज़ जो अब काउंसलिंग का तरीका है, वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले तो मेरा जो ट्रांज़िशन हुआ है फ्रॉम अ डायटीशियन टू अ डायबिटीज़ एजुकेटर एंड काउंसलर हुआ है। सो आज से कुछ 15 साल पहले की बात करेंगे, तो 15-16 साल पहले डायटीशियन का जो मेन जॉब था, वो ये था कि पेशेंट अगर आपके सामने है, तो उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बिल्कुल बताना है, ठीक है? और पेशेंट को उसको फ़ॉलो करना है। अब ऐसा नहीं है। अब जो पेशेंट है, स्पेशली जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, इसमें पेशेंट हैज़ ऑल द पावर बिकॉज़ पेशेंट हैज़ टू बी एम्पावर्ड। उसकी हेल्थ उसके हाथ में है, आप तो सिर्फ गाइड हैं, राइट? सो ही हैज़ टू मेक द चॉइसेस। सो जब तक उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता, तब तक आप इफेक्टिव नहीं हैं, राइट? आप उसको कुछ भी कह दें, फॉलो तो उसको करना है और रिजल्ट तो उसी का आना है। आप जब तक उसके बैरियर्स को नहीं समझेंगे, आप उसके लाइफ़स्टाइल को, आप उसके कल्चर को, वो क्यों नहीं कुछ फॉलो कर पा रहा है, आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आप इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। तो फ्रॉम एन डायटीशियन टू एन एजुकेटर जो फ़र्क आया है, वो ये आया है कि एक था स्टेज जहाँ हम पेशेंट को बताते थे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और अब वो एक स्टेज है कि हम पेशेंट से समझते हैं कि वो जो उसको सही करना चाहिए अपनी डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए या ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए, वो क्यों नहीं कर पा रहा, राइट? और उसके साथ सॉल्यूशंस ढूँढते हैं। तो वो बिल्कुल हेट नहीं करते, बल्कि हम उनके सबसे बड़े सपोर्ट होते हैं एज़ फार एज़ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एंड हार्ट एंड वेट मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड। सो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतना समय पेशेंट को नहीं दे पाते, राइट? बिकॉज़ डायबिटीज़ की संख्या बहुत है और पेशेंट का जो इंटरैक्शन टाइम होता है वो डॉक्टर के साथ 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन एक एजुकेटर के साथ वो 40 मिनट से 1 घंटा तक भी बैठते हैं। तो फ्रॉम डाइट टू फिजिकल एक्टिविटी टू इंसुलिन, दवाइयाँ, उनके साइड इफेक्ट्स, कैसे खाना है, सो डायबिटीज मैनेजमेंट जो है वो पूरा एक एजुकेटर समझाता है। तो पेशेंट्स हमें बिल्कुल हेट नहीं करते, ऑन द कॉन्ट्री हम उनके सबसे बड़े सपोर्ट हैं और गाइड हैं और उनको पूरी तरह समझाते हैं कि डायबिटीज कैसे मैनेज करना है। एक्सीलेंट। और जाते जाते एक लास्ट सवाल है आपके लिए शुभदा। आजकल बहुत सारे एप्स निकल गए हैं, तो हर दूसरा पर्सन एक क्लेम कर रहा है, एक ये फलाना ऐप, ढिमकाना ऐप, कोई डाइट का, कोई एक्सरसाइज का। व्हाट्स योर लार्ज व्यू ऑन दीज एप्स? गुड, बैड? सी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्प के लिए ही बनाई गई है। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सो जो भी पेशेंट ऐप यूज़ कर रहा हो, वो ऑथेंटिक हो, उसमें जो डेटा फीडिंग किया गया हो, वो सही हो, उसके रिसोर्सेज़ सही हो, तो पेशेंट ज़रूर यूज़ करे। डॉक्टर से के सहायता के साथ करे, तो और भी अच्छा है। अ, अपनी डिज़ीज़ के मुताबिक करे तो बहुत ही अच्छा है। कुछ डायबिटीज़ स्पेसिफिक ऐप्स हैं, कुछ वेट लॉस स्पेसिफिक ऐप्स हैं, ऑथेंटिक ऐप्स हैं, तो वो ज़रूर यूज़ करें। पर अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ करें, अपनी डायबिटीज़ एजुकेटर की सलाह के साथ करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा